कल्पना कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, दर्जनों कैमरा ऑन है और माइक पर बोलते हुए जुबान हल्की सी फिसलती है। या शायद बहुत ही सोच समझकर एक तंज कसा जाता है। हाँ, बिल्कुल, या तंज कसा जाता है। और उसके ठीक कुछ घंटों बाद दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान भरने के लिए तैयार एक कमर्शियल फ्लाइट को अचानक रोक लिया जाता है। एकदम फिल्मी सीन की तरह। एग्जैक्टली मतलब पुलिस की एक पूरी टीम फ्लाइट के अंदर दाखिल होती है और एक राष्ट्रीय स्तर के राजनेता को जबरदन विमान से नीचे उतार लेती है। सुनने में ये किसी सस्पेंस या हॉलीवुड थ्रिलर का क्लाइमैक्स लग सकता है, लेकिन 2023 की भारतीय राजनीति में ये एक जमीनी हकीकत थी। सही कहा। और इस डीप डाइव में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे 3 साल पुरानी उस एक घटना ने आज एक ऐसा रूप ले लिया है जिसने 2026 के असम विधानसभा चुनावों को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। आज हम विदेशी संपत्तियों, 3 अलग-अलग देशों के सीक्रेट पासपोर्ट और एक मल्टी बिलियन डॉलर के उस साम्राज्य की बात कर रहे हैं जिसने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बिल्कुल। ये वाकई एक ऐसा घटनाक्रम है जहां कानूनी दांवपेच और राजनीतिक रणनीति आपस में इस कदर उलझ गए हैं कि उन्हें अलग करना मतलब लगभग नामुमकिन सा है। हाँ, और इसीलिए हम आज इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। आज हमारी टेबल पर जो स्रोतों का पुलिंदा है, उसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स हैं, अदालती दस्तावेज हैं और राजनीतिक बयान भी शामिल हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ कोई पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा काम यहाँ कोई अदालत लगाना, जज बनना या किसी खास विचारधारा का झंडा उठाना बिल्कुल नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य इन सभी अलग अलग दावों के बीच मौजूद उस धागे को पकड़ना है जो हमें बताएगा कि असल में ये पूरी मशीनरी काम कैसे कर रही है। हम यहाँ सिर्फ रॉ डेटा का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस 2026 के चुनावी ड्रामे को समझने के लिए हमें इस पूरे विवाद के ताज़ा केंद्र बिंदु पर आना होगा। अप्रैल 2026 का महीना है। असम में चुनाव प्रचार अपने चरम पर होना चाहिए था। हाँ, आमतौर पर इस समय स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। वही तो, सड़कें, बिजली, रोजगार, इन पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन तभी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अचानक पूरा का पूरा नैरेटिव विकास के मुद्दों से हटकर एक इंटरनेशनल स्कैंडल पर शिफ्ट हो जाता है। और ये आरोप कोई हवाई बातें नहीं थी, ये बेहद विशिष्ट थे। बिल्कुल। उन्होंने सीधे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी शर्मा को निशाने पर लिया। और जो दावे किए गए उनका दायरा बहुत बड़ा था। मतलब पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि रिनिकी शर्मा के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं। 3 देशों के? बाप रे। हाँ, यूएई, मिस्र और एंटीगुआ और बारबुडा। इसके साथ ही अमेरिका में एक मल्टी बिलियन डॉलर की अघोषित कंपनी होने का भी दावा किया गया। अब यहाँ एंटीगुआ और बारबुडा का नाम आना अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मैं उसी पर आने वाला था। देखिए, यूएई या मिस्र फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन एंटीगुआ और बारबुडा, कैरेबियन सागर का ये छोटा सा देश अचानक असम के चुनावों में कहां से आ गया? इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना बहुत जरूरी है। एंटीगुआ और बारबुडा जैसे देश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। अच्छा, मतलब पैसे देकर नागरिकता? एग्जैक्टली। आसान भाषा में कहें तो अगर आप वहां की अर्थव्यवस्था में एक मोटी रकम निवेश करते हैं तो वो आपको अपना पासपोर्ट दे देते हैं। दुनिया भर के कई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन देशों का पासपोर्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि ये टैक्स हेवन माने जाते हैं। टैक्स बचाने के लिए। हाँ, और यहाँ संपत्तियों को ग्लोबल स्क्रूटनी से बचाकर रखना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो जब खेड़ा ने इस विशिष्ट देश का नाम लिया तो वो सिर्फ नागरिकता की बात नहीं कर रहे थे। तो किसकी बात कर रहे थे? वे सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी संपत्तियों को छुपाने के एक बहुत बड़े ग्लोबल नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे थे। और इसकी कानूनी निहितार्थ तो और भी गंभीर है। भारत का कानून इस मामले में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं देता। मतलब हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भारतीय नागरिक के पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट है तो तकनीकी रूप से उसी क्षण उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जानी चाहिए। और खेड़ा ने इसी कानूनी लूप होल को अपना हथियार बनाया। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, क्या? वो ये है कि उन्होंने सिर्फ नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को अयोग्य ठहराने की मांग कर डाली।
यहीं पर हमें चुनाव आयोग के नियमों की उस बारीक लाइन को समझना होगा। देखिए, जब कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसे एक हलफनामा या एफिडेविट दाखिल करना होता है। हाँ, संपत्तियों का ब्यौरा देना होता है। बिल्कुल। इस हलफनामे में उम्मीदवार को अपनी और अपने पति या पत्नी की सभी चल अचल संपत्तियों का पाई पाई का हिसाब देना होता है। खेड़ा का पूरा तर्क इस बात पर टिका था कि अगर रिनिकी शर्मा के पास विदेशों में संपत्तियां और अरबों डॉलर की कंपनी है, और मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में इसका खुलासा नहीं किया है, एग्जैक्टली तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का सीधा उल्लंघन है। अगर ये साबित हो जाता है तो चुनाव आयोग किसी भी जीते हुए उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर सकता है। एक तरह से ये सीधे कुर्सी खींचने की तैयारी थी। बिल्कुल, बहुत बड़ा दाव था। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, उसने इस लड़ाई को एक नया ही मोड़ दे दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बचाव की मुद्रा में आने के बजाय सीधा और बेहद आक्रामक पलटवार किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इन सभी दस्तावेजों को डिजिटली टेम्पर्ड और मनगढ़ंत करार दिया। उन्होंने खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और नागरिक मानहानि के मुकदमे ठोकने की कसम खाई और यहां तक कह दिया कि खेड़ा का झूठ का अभियान समाप्त होने वाला है, और भविष्यवाणी कर दी कि खेड़ा को इन आरोपों के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। ये तो बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया है। हाँ, और यहां मुझे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री सच कह रहे हैं कि ये सारे दस्तावेज डिजिटली टैम्पर्ड और पूरी तरह से जाली हैं, तो पवन खेड़ा जैसा एक अनुभवी राष्ट्रीय प्रवक्ता चुनाव के बीचों बीच इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? ये सोचने वाली बात है। मतलब अगर कल को अदालत में दस्तावेज झूठे साबित हो जाते हैं तो खेड़ा का पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। ये तो बिना पत्ते देखे हाई स्टेक्स पोकर खेलने जैसा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि राजनीतिक रणनीतिकार अदालत की टाइमलाइन और चुनावी टाइमलाइन को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। मतलब चुनाव के दौरान लगाए गए आरोप तुरंत कानूनी जीत हासिल करने के लिए नहीं होते। वो एक धारणा या परसेप्शन बनाने के लिए होते हैं। चुनाव कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएंगे, जबकि अदालत में ये साबित करने में कि दस्तावेज डिजिटली टैम्पर्ड थे या असली, महीनों या शायद सालों लग जाएंगे। ओहो, तो जब तक फैसला आएगा तब तक शक का बीज बोया जा चुका होगा और चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे। रणनीतिकारों का यही मानना होता है। मैं आपकी इस धारणा वाली बात से सहमत हूं, लेकिन चुनाव आयोग तो सिर्फ धारणा के आधार पर काम नहीं करता ना। किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराने के लिए हार्ड प्रूफ चाहिए होता है। आप हवा में आरोप लगाकर किसी को पद से नहीं हटा सकते। बिल्कुल, चुनाव आयोग को हार्ड प्रूफ चाहिए और पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनका तात्कालिक लक्ष्य चुनाव आयोग से रातों रात मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराना था ही नहीं। तो उनका असली लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था मीडिया के प्राइम टाइम डिबेट्स को हाईजैक करना। जब आप इतना बड़ा आरोप लगाते हैं तो विरोधी दल का पूरा प्रचार तंत्र अपने विकास के दावों को छोड़कर अपनी नेता के बचाव में लग जाता है। कांग्रेस ने सफलता से बीजेपी के क्लीन गवर्नेंस वाले नैरेटिव को विदेशी संपत्ति वाले डिबेट में धकेल दिया। अच्छा, तो ये नैरेटिव की लड़ाई है। हाँ, यही उनकी असली जीत है, कम से कम चुनाव के इस चरण के लिए। ये तो बहुत ही कैलकुलेटेड कदम लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान में जो गुस्सा था कि खेड़ा को जेल जाना पड़ेगा, ये सिर्फ एक चुनावी पलटवार नहीं लग रहा था। इसमें एक बहुत ही व्यक्तिगत आक्रोश की झलक थी। बिल्कुल। और अगर हम इस आक्रोश की जड़ तक जाना चाहें तो हमें 2026 के इस ताज़ा घटनाक्रम से निकलकर उस 2023 वाले किस्से की तरफ लौटना ही पड़ेगा, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। सही कहा। आज की इस आग की चिंगारी 2023 में ही सुलग गई थी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब तक हम उस बैक स्टोरी को डिकोड नहीं करेंगे, हमें ये समझ नहीं आएगा कि मुख्यमंत्री के ताज़ा बयान में इतनी आक्रामकता क्यों है। तो चलिए उस ओरिजिनल पार्ट पर चलते हैं। फरवरी 2023 कांग्रेस का एक अधिवेशन होने वाला था और पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। वहां बोलते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया। और वहीं से विवाद शुरू हुआ। हाँ, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहने के बजाय उन्होंने कहा नरेंद्र गौतम दास मोदी। ये उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर एक सीधा तंज था। अब राजनीति में नाम बिगाड़ना या तंज कसना कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। बिल्कुल, उस एक टिप्पणी ने जो चेन रिएक्शन शुरू किया वो अभूतपूर्व था और ये राज्य की शक्तियों के इस्तेमाल का एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी बन गया है। और यहाँ कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है। मैं उसी रनवे वाले सीन की बात कर रहा हूँ।
पवन खेड़ा इंडिगो की फ्लाइट में बैठ चुके थे। हाँ। विमान टेक ऑफ करने ही वाला था, तभी असम पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है और उन्हें फ्लाइट से नीचे उतार लिया जाता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि एक नाम फिसलने या मानहानि के मामले में पुलिस इतनी तत्परता से कैसे काम कर सकती है। यही तो कैच है। आमतौर पर मानहानि ही एक सिविल मामला होता है, लेकिन यहाँ जो धाराएं लगाई गईं वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। यहीं पर हमें कानूनी प्रक्रिया के उस हथियार को समझना होगा जिसे वेपनाइजेशन ऑफ प्रोसेस कहा जाता है। खेड़ा के खिलाफ असम और उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज की गईं और उनमें साधारण मानहानि की धाराएं नहीं थीं। पुलिस ने धारा 153 लगाई। 153? ये तो धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या दंगे भड़काने से जुड़ी धारा है ना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की टिप्पणी से दंगे भड़काने का क्या लेना देना। बिल्कुल, यही तो हैरान करने वाली बात थी। और इसके साथ ही धारा 504 भी लगाई गई, जो शांति भंग करने के इरादे से किए गए जानबूझकर अपमान से जुड़ी है। इन धाराओं को जोड़ने का मतलब ये था कि इसे एक पब्लिक मिसचीफ या सार्वजनिक उपद्रव का बहुत ही गंभीर और गैर जमानती अपराध बना दिया गया। बाप रे। जब राज्य सरकारें किसी विरोधी को घेरना चाहती हैं तो वे सिर्फ एक एफआईआर नहीं करती, वे अलग अलग जिलों में अलग अलग राज्यों में कई एफआईआर दर्ज करवाती हैं। इसका मकसद सजा दिलाना नहीं होता, बल्कि प्रक्रिया को ही सजा बना देना होता है। समझ रहा हूं। सोचिए, एक आरोपी को हर हफ्ते अलग अलग राज्यों की अदालतों में जमानत के लिए धक्के खाने पड़े। प्रक्रिया ही सजा है, ये बात एकदम सटीक बैठती है यहाँ। ये किसी इंसान को सिस्टम के जरिए मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने की रणनीति है। और यही कारण था कि 2024 और 2025 का पूरा समय पवन खेड़ा के लिए इन्हीं अदालती चक्करों में बीता। ये मामला इतना जटिल हो गया था कि अंततः सुप्रीम कोर्ट को इसमें सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्लबिंग ऑफ एफआईआर का आदेश दिया। इसका मतलब है कि देश भर में जहां भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थीं, उन सभी को मिलाकर एक ही अधिकार क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया और साथ ही उन्हें अंतरिम जमानत भी दी गई। ओहो। अगर सुप्रीम कोर्ट ये क्लबिंग नहीं करता तो शायद खेड़ा आज भी अलग अलग राज्यों की अदालतों के चक्कर काट रहे होते। अब जाकर ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है। मतलब जब 2026 में मुख्यमंत्री कहते हैं कि खेड़ा का झूठ का अभियान खत्म होने वाला है, तो वो दरअसल 2023 की उस अधूरी रह गई कानूनी लड़ाई को ही आगे बढ़ा रहे हैं। Exactly. 2023 की उस गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से निकालकर एक व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल दिया है। और यही दुश्मनी अब 2026 के असम चुनावों की मुख्य धुरी बन गई है। बिल्कुल। और ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे दोनों राजनीतिक दल इस व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को अपनी अपनी चुनावी रणनीति के रूप में भुना रहे हैं। अगर हम इन चुनावों के रणनीतिक परिदृश्य को देखें तो ये सिर्फ खेड़ा बनाम सरमा नहीं है। तो ये क्या है? ये कांग्रेस के नैरेटिव बनाम बीजेपी के नैरेटिव की लड़ाई है। अच्छा, अगर हम कांग्रेस की रणनीति पर गौर करें तो उनका नजरिया बहुत साफ दिखता है। राज्य के चुनावों में आमतौर पर स्थानीय नेता ही चेहरा होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने पवन खेड़ा जैसे राष्ट्रीय चेहरे को असम के मैदान में उतार दिया है। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण यह है कि वे स्थानीय भ्रष्टाचार के मुद्दों को एक राष्ट्रीय स्कैंडल का रूप देना चाहते हैं। सत्ताधारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उनके मुख्यमंत्री की क्लीन गवर्नेंस की छवि होती है। कांग्रेस सीधे उस छवि पर हथौड़ा मार रही है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री के परिवार को, उनकी विदेशी संपत्तियों के दावों को बीच में लाकर वे दरअसल असम के वोटर्स को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जिस सिस्टम को आप पारदर्शी समझ रहे हैं, उसकी जड़ें कैरिबियन देशों के टैक्स हेवन तक फैली हुई हैं। ये एक बहुत ही आक्रामक रणनीति है, लेकिन बीजेपी भी इसके जवाब में शांत नहीं बैठी है। वे भी इस पूरे विवाद का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए कर रहे हैं। उनकी क्या रणनीति है? बीजेपी की रणनीति पवन खेड़ा को एक ऐसे सीरियल ऑफेंडर के रूप में पेश करने की है जो सिर्फ झूठे आरोप लगाना जानता है। हाँ, मैंने कई बयान देखे जहां बीजेपी के नेताओं ने खेड़ा के बयानों को हताश और असम विरोधी करार दिया है। और यहाँ वे 2023 वाले गौतम दास कांड का बहुत ही रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वे जनता के बीच ये संदेश लेकर जा रहे हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने बिना किसी आधार के देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। तो वो पुरानी बात को नए संदर्भ में ला रहे हैं। हाँ,
बीजेपी का तर्क ये है कि चूंकि कांग्रेस के पास असम के विकास मॉडल की कोई काट नहीं है, इसलिए वे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय व्यक्तिगत दुर्व्यवहार, गालियों और गढ़े हुए दस्तावेजों का सहारा ले रहे हैं। इस तरह बीजेपी खेड़ा के इन ताज़ा आरोपों की विश्वसनीयता को ही शून्य साबित करने की कोशिश कर रही है। ये पूरी स्थिति मुझे कॉर्पोरेट जगत के किसी हॉस्टाइल टेकओवर यानी जबरन अधिग्रहण जैसी लग रही है। वो कैसे? देखिए, इस टेकओवर के प्रयास में सिर्फ दो ही पार्टियां नहीं हैं। यहाँ एक डिस्ट्रैक्शन फैक्टर भी है जिसने इस चुनावी गणित को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। मेरा इशारा चुनाव में तीसरे पक्षों की एंट्री की तरफ है, विशेष रूप से असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की तरफ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पवन खेड़ा ने AIMIM जैसी पार्टियों के चुनाव लड़ने पर भी बहुत मुखर होकर बयान दिए हैं। ये चुनावी बिसात का एक बहुत ही क्रिटिकल मोहरा है। जब मुकाबला आमने सामने का होता है तो गणित सीधा होता है, लेकिन जब कोई तीसरा खिलाड़ी मैदान में आता है तो वो पूरे समीकरण को बिगाड़ सकता है। और खेड़ा ने इसी समीकरण पर वार करते हुए AIMIM को बीजेपी द्वारा समर्थित ध्यान भटकाने वाले तत्व या डिस्ट्रैक्शन कहा है। उनका तर्क है कि ये पार्टियां चुनाव जीतने के इरादे से असम नहीं आई हैं। इन्हें उन संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में उतारा गया है जहां मुकाबला कांटे का है। मतलब वोट काटने के लिए। एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी सीट पर हार जीत का अंतर सिर्फ 2-4 हजार वोटों का होने वाला है। वहां अगर एक ऐसी पार्टी आ जाए जो कांग्रेस के ही संभावित वोट बैंक में सेंध लगा दे तो इसका सीधा फायदा सत्ताधारी दल को मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी के वोटिंग शेयर्स को कमजोर करने के लिए किसी तीसरे प्रॉक्सी इन्वेस्टर को मैदान में उतार दिया जाए। इस कॉर्पोरेट एनालॉजी ने इस वोट कटवा राजनीति को बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। कांग्रेस इस समय सच में एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ रही है। बिल्कुल। एक तरफ उसे अपने 3 पासपोर्ट वाले नैरेटिव को जिंदा रखकर बीजेपी के नेतृत्व को घेरना है, और दूसरी तरफ उसे अपने ही वोट बैंक को इन तीसरे दलों के प्रभाव में बिखरने से रोकना है। यही कारण है कि खेड़ा AIMIM पर भी उतने ही आक्रामक हैं जितने मुख्यमंत्री पर। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये एक आम वोटर के लिए कितनी भ्रमित करने वाली स्थिति है। एक ही कानूनी मुद्दे को, एक ही विवाद को दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस तरह पेश कर रहे हैं कि असली तथ्य कहीं दब गए हैं। ये सच है, और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। आने वाले कुछ हफ्तों में असम में क्या होने वाला है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि अदालतें और चुनाव आयोग इन मानहानि के मुकदमों और हलफनामों की शिकायतों पर क्या संज्ञान लेते हैं। यहाँ से 2 ही संभावित रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता ये कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अदालत में ये साबित कर दें कि जो दस्तावेज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराए थे वह 100% जाली और डिजिटली टेम्पर्ड थे। अगर ऐसा होता है तो पवन खेड़ा के लिए ये एक राजनीतिक और कानूनी आपदा होगी। हाँ, करियर दांव पर है। बिल्कुल। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, उनकी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है, उन्हें जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। लेकिन इसका दूसरा रास्ता राज्य सरकार के लिए उतना ही खतरनाक है। वो कैसे? यदि कांग्रेस पार्टी जांच एजेंसियों या अदालत के सामने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत पेश कर देती है जो इन विदेशी संपत्तियों और 3 पासपोर्ट के दावों को आंशिक रूप से भी सही ठहराते हैं, तो ये सिर्फ एक चुनावी विवाद नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑक्टोपस स्कैंडल बन जाएगा। एक ऐसा स्कैंडल जिसके तार दुनिया के कई देशों से जुड़े होंगे और जो राज्य की सत्ताधारी सरकार की जड़ों को पूरी तरह से हिला के रख देगा। बिल्कुल सही। तो किसी भी श्रोता के लिए जो आज की राजनीति को सिर्फ रैलियों और घोषणा पत्रों के चश्मे से देखता है, इस पूरी घटना से एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। आज के समय में राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी लड़ाई के बीच की दीवार पूरी तरह से गिर चुकी है। वो धुंधली हो गई है। हाँ, जो बात आज किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माइक पर कही जाती है, कल वही बात FIR की धाराओं में बदल जाती है और परसों वो सुप्रीम कोर्ट की फाइल का हिस्सा बन जाती है। राजनीति अब सिर्फ जनता को मनाने का खेल नहीं है, ये अदालतों में अपने विरोधी को उलझाए रखने का भी खेल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये स्थिति हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करती है, जहां हर जानकारी के पीछे के छिपे हुए इरादों को पहचानना जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और इसी चुनौती से जुड़ा एक आखिरी विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, जिसके साथ मैं आज की इस डीप डाइव को समाप्त करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। देखिए, हम आज एक ऐसे तेज तर्रार डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां कोई भी जानकारी, कोई भी PDF दस्तावेज स्मार्टफोन के जरिए पलक झपकते ही लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। अगर आज के उच्च स्तरीय चुनावों में डिजिटली टेम्पर्ड दस्तावेज और मन घड़ंत आरोप ही राजनीति का मुख्य हथियार बन गए हैं, तो क्या हमारे सिस्टम के पास सच का पता लगाने का समय है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल।
मतलब जब तक चुनाव आयोग या हमारी अदालतें फोरेंसिक जांच करके ये तय करेंगी कि कौन सा विदेशी दस्तावेज असली है और कौन सा फोटोशॉप किया गया है, तब तक क्या चुनाव का दिन नहीं बीत चुका होगा? क्या वोटर्स अपना वोट नहीं डाल चुके होंगे? क्या आज के आधुनिक लोकतंत्र में एक बहुत ही चालाकी से घड़ा गया झूठ सच के सामने आने से पहले ही किसी को चुनाव जिताए या हरा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी भी अदालत के फैसले में नहीं है। इसका जवाब शायद हमें अपने ही सूचना ग्रहण करने के तरीके में खोजना होगा। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।